नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके हमारे खास कार्यक्रम इंडिया न्यूज ओपीडी में स्वागत है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले थमने का नाम ले रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड और अन्य सुविधाओं की कमी लगातार मौजूद है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की और पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे ही डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जोशी जुड़े हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त लगातार कोरोना भयावह रूप ले रहा है, तो ऐसे में तमाम लोग अपने घरों में कैद हैं और लोग कोरोना से जुड़े तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तो ऐसे में इंडिया न्यूज ने पहल शुरू की है और लगातार इंडिया न्यूज आपके सवालों के जो जवाब हैं उनको खोजने का प्रयास कर रहा है। और इसी बीच आज हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जोशी जुड़े हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडिया न्यूज ओपीडी में। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे रहने के लिए। सर, जब तक हमारे कॉलर हमसे जुड़ते हैं उससे पहले आपसे एक सवाल मैं ही पूछ लूं कि जिस तरीके से इस वक्त कोरोना काल लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और हम रोज देख रहे हैं कि जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सर अब एक नया ये कह सकते हैं कि बीमारी भी सामने आ गई, वो है ब्लैक फंगस। और अक्सर ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना जिनको होता है, कोरोना के बाद ही ब्लैक फंगस होता है। तो सर, ब्लैक फंगस से किस तरीके से बचे हम, किस तरीके से ब्लैक फंगस होता है, क्या कुछ ब्लैक फंगस है, विस्तार में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो ब्लैक फंगस करके जो बीमारी है, ब्लैक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो एक बीमारी को जब प्रोड्यूस करता है तो उसका जो कलर रहता है वो ब्लैक हो जाता है। इस फंगस का नाम म्यूकर है। म्यूकर माइकोसिस करके एक बीमारी ये पैदा करता है। ये बेसिकली किसी भी प्रकार के उन मरीजों में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो बहुत ज्यादा हैवी डायबिटीज हो, चाहे वो HIV एड्स से पीड़ित पेशेंट हो, या ऐसे कोई मरीज हो जिनको हम जो दवाइयां हैं इम्यूनोसप्रेशन वाली, चाहे गठिया के कुछ प्रकार के गठिया रहते हैं, कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां रहती है, जिनमें हम इन बीमारियों जो इन दवाइयों का उपयोग करते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं। तो जो ये इस प्रकार के मरीज रहते हैं उनके अंदर ये ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस जैसा जो बीमारी है वो होने की संभावना अधिक रहती है। कई बार कुछ ट्रांसप्लांट के मरीज रहते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिनके हम इम्यूनिटी कम करने की दवाइयां देते हैं, उनमें भी होता है। अब हो क्या रहा है, ये जो कोरोना है, कोरोना में ये स्थिति निर्मित हो रही है कि कोरोना से लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार हमारे पास है, स्टेरॉइड्स। तो जब हम स्टेरॉइड्स को, जब कोरोना बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले लेता है, फेफड़ों में बहुत ज्यादा संक्रमण कर देता है, उस समय पे हम स्टेरॉइड्स का काफी मात्रा में उपयोग करते हैं, जिससे जो शुगर लेवल्स हैं ब्लड के वो भी बढ़ जाते हैं और जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी काफी कम हो जाती है। कई प्रकार की नई दवाइयां हैं, जैसे टॉसिलिजुमैब और दूसरे भी बायोलॉजिक्स है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है। तो जब ये होती है दुधारी तलवार है, तो जब ये दवाइयों का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग हमें करना पड़ता है, तो फंगस जैसी जो बीमारी है, एंटीबायोटिक्स का भी जब बहुत यूज करना पड़ता है, तो म्यूकर या ब्लैक फंगस जैसी जो बीमारी है वो यूजुअली हमको इन्फेक्ट कर सकती है। आमतौर पर ये ENT वाला जो ट्रैक्ट होता है, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये वाले ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करती है। और क्योंकि नाक के जो पैरानेजल साइनसेस है वो और हमारी आंखें ये काफी पास पास हैं, इसलिए वो नाक से लेकर आंख तक का जो सफर है वो बहुत जल्दी तय कर लेती है। और जब आंख इन्वॉल्व होती है तो वो ब्रेन तक भी फैल जाती है। तो ये बीमारी जब यदि इतनी ज्यादा फैल जाती है तो ये बहुत घातक होती है। और क्योंकि जब ये ब्रेन को इन्वॉल्व करती है, तो ब्रेन जो हमारी पूरी शरीर का गवर्निंग बॉडी है, तो जब वो इन्वॉल्व होता है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मृत्यु की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जी जी। डॉक्टर पीयूष जी, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है ब्लैक फंगस को लेकर कि ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें कोरोना हो, या जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हो, तो क्या आपसे आप बता सकते हैं कि किस तरीके से जो ब्लैक फंगस है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकती है, कि जैसे जिस तरीके से किसी को कोई बीमारी ना हो से कोई और बीमारी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अन्य बीमारियों की तरह ब्लैक फंगस भी उसको हो जाए, ब्लैक फंगस का शिकार हो जाए वो? नहीं, ऐसा होने की संभावना नगण्य है। मैं इम्पॉसिबल टर्म तो हम लोग मेडिकल साइंस में कभी यूज करते नहीं है, असंभव तो नहीं है, पर संभावना नगण्य है। क्यों? क्योंकि फंगस जो रोग है, आप एक चीज समझिए, फफूंद जिसको भी लगता है, यदि उसकी खुद की इम्यूनिटी अच्छी है तो फंगस हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फंगस इतना संक्रामक नहीं होता, फंगस इतना घातक नहीं होता। तो फंगस कहाँ हम देखते हैं कि हम देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है, किसी भी चीज पे फंगस कब लगती है, जब वो चीज सड़ रही हो, या उस चीज में मतलब हम साधारण तौर पे खाने की चीज भी देखें तो उसमें फफूंद कब लगती है, जब उसके अंदर वो सड़ रही हो, तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये सड़ांध हो गई है, अब इसमें इसलिए फंगस लग रहा है। ऐसे यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है तभी हमें फंगस हो सकता है। कोरोना, इसलिए कोरोना के भी जो रोग हैं जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स नहीं दिया है, उनको भी ब्लैक फंगस होने की संभावना बहुत कम है। जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स दिए गए हैं या जिनको
बहुत हाई डोज में बायोलॉजिक्स बार बार 1 से 2 से 3 से ज्यादा इंजेक्शन दिए गए हैं, उन्हीं के अंदर ये ब्लैक फंगस होने की संभावना है। साधारण तौर पे जो एक हेल्दी व्यक्ति है, जैसा आपने पूछा, उसको इस ब्लैक फंगस रोग से डरने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा खाएं पिएं, बढ़िया रहें और एक बैलेंस डाइट लेते रहें, तो ब्लैक फंगस अपने को होने की संभावना नगण्य है। जी, डॉक्टर पीयूष जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल करके अपने सवाल, तमाम कोरोना से जुड़े हुए सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। और लगातार हम भी डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो डर है आप लोगों का, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर, ब्लैक फंगस से जुड़ा एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा, उसके बाद हम कोरोना और वैक्सीन को लेकर बात करेंगे कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर बात की जा रही है, लगातार कहा जा रहा है, या यूं कहें कि सोशल मीडिया पर भी काफी अफवाहें फैल रही हैं। लगातार ये कहा जा रहा है सोशल मीडियाओं पर कि अगर आपको ब्लैक फंगस हो जाता है या आपके किसी शरीर के अंग तक ब्लैक फंगस पहुंच जाता है तो वो अंग काटकर निकालना पड़ता है, क्योंकि ये लाइलाज है, या इस तरीके की तमाम बातें सामने आ रही हैं डॉक्टर। नहीं, देखिए, ला इलाज तो नहीं है। और सोशल मीडिया के बारे में तो मैं इतना कहूंगा कि अब अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, तो अपन हम ये देखते हैं कि भाई नॉलेज इज गुड, है ना, पर कंप्लीट नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो यदि हम शुरू में इसको लक्षण, जैसे भी हमें पता है कि भाई म्यूकस हो रहा है, तो लक्षण यदि हम जल्दी पकड़ लेते हैं और उसमें यदि हम इसकी जांच करते हैं तो उसकी दवाइयां भी हैं, कारगर दवाइयां हैं जो उसको कंट्रोल कर सकती हैं। दूसरी बात एक ये है कि जिस अंग में हो जाए वो अंग काट कर निकालना पड़ता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यदि वो कंट्रोल नहीं होता है तो डेफिनेटली जैसे किसी हिस्से में यदि मवाद पड़ जाता है तो हम उसको ड्रेन करना पड़ता है, हमें उसमें चीरा लगाकर उस मवाद को ड्रेन करना पड़ता है। तो ये फंगस जो अब अपना मवाद फैलाता है तो उस मवाद को हमें डेफिनेटली ड्रेन करना पड़ता है। इसको लाइटली जरूर नहीं लेना है। लाइटली इसलिए नहीं लेना है क्योंकि यदि वो, जैसे मान लीजिए आंख है, अब आंख के पीछे यदि उसने मवाद कर दिया तो आंख का जो सॉकेट है जिसके अंदर हमारी आंख बैठी रहती है, जो ऑर्बिट है, वो इतना छोटा है कि उसके अंदर मवाद यदि फैलेगा तो आंख तक जाएगा, और आंख इतना सेंसिटिव ऑर्गन है कि वो हमारी दृष्टि बाधित कर देगा बहुत जल्दी। ऐसा ही यदि ब्रेन में गया तो ब्रेन का हर एक छोटे से छोटे अंग का एक कार्य नियत किया है ईश्वर ने कि भाई यदि ये हमें मेरी ये एक उंगली भी उठाना है तो ये ब्रेन से कमांड जा रहा है। तो ब्रेन में किसी भी हिस्से में यदि वो जाता है तो वो उस जैसे लकवा होता है तो उस हिसाब से वो दूसरे हिस्से को लकवाग्रस्त कर सकता है। तो इसलिए उसको हमें ड्रेन करना पड़ता है। ड्रेन करके वो जो मवाद जमा है उसको बाहर निकालना पड़ता है ताकि वो आगे और न फैले। तो ये ऐसा नहीं है कि जहां पे होगा उस अंग को काटना पड़ेगा, ये बिल्कुल भ्रामक बात है, ऐसा नहीं है। पर इसको लाइटली भी नहीं लेना है। यदि इस तरीके के हमें कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, आंख नाक में दर्द हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स मिले हैं, या हम इम्यूनोसप्रेशन पे हैं, देखने में हमें ब्लड लग रहा है, या आंख में हमें बहुत तेज दर्द हो रहा है, सिर में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, तीव्र दर्द हो रहा है, इस प्रकार के कोई भी सिम्टम्स हैं तो हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है, और वो फिर इस चीज का निदान करेगा कि हमें ब्लैक फंगस के लिए आगे जांच के लिए जाना आवश्यक है कि नहीं। जी डॉक्टर, आगे बात करेंगे हम तमाम मुद्दों पर भी, लेकिन इसी बीच हमारे दर्शक लक्ष्मण कुमार जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने फोन किया। आप पूछिए, आपका सवाल क्या, आप डॉक्टर से क्या जानना चाहते हैं कोरोना से जुड़ा हुआ सवाल? मोदी जी, मैं जानना चाहता हूँ चंद लोग जैसे फंगस है जी पैर में, ये भी फंगस की बीमारी होती है? देखिए, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। देखिए, फंगस जो है वो बहुत प्रकार की होती है। जो आप बोल रहे हैं हाथ पैर में जो फंगस होता है, या कई बार हम देखते हैं जो दाद, हम जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं, वो फंगस दूसरा है, वो टीनिया करके। देखिए, फंगस के बहुत सारे प्रकार हैं जो मानव प्रजाति के अंदर हमें रोगी बना सकते हैं और हमारे अंदर रोग को उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसमें से एक प्रकार म्यूकरमाइकोसिस है। तो जो चमड़ी के जो फंगस के रोग हैं वो में बहुत ज्यादा अंतर है। ये दोनों फंगस मतलब एक परिवार के भी नहीं है। फंगस में भी अलग अलग परिवार हैं, उनके अलग अलग प्रजातियां हैं। तो उसमें से एक प्रजाति का फंगस म्यूकर है। तो जो चमड़ी का फंगस है वो और म्यूकर में कोई मेल नहीं है, बहुत दूर की बातें हैं, दोनों अलग अलग चीजें। जी लक्ष्मण जी, दोनों अलग अलग चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आप जुड़े, आपने फोन किया, आपने अपना सवाल हमसे पूछा। हम तमाम दर्शकों से भी अपील करते हैं जो इस वक्त टीवी पर हमें देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें और आप अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं कोरोना से जुड़ा हुआ। डॉक्टर पीयूष जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार वो सवालों को जवाब दे रहे हैं। और डॉक्टर पीयूष जी, आपसे आएंगे, बात करेंगे कोरोना को लेकर। जिस तरीके से लगातार कोरोना इस वक्त भयावह रूप ले चुका है, कोरोना का जो कहर है वो लगातार बरप रहा है प्रदेश पर और देश पर। अब डॉक्टर, यहां से आपको ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये दूसरी लहर आई है, इस दूसरी लहर में एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिल रही है, वो ये कि सभी लोगों का ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। डॉक्टर, आखिर ऐसी क्या वजह है कि ऑक्सीजन लोगों का लगातार गिर रहा है? तमाम लोगों के ये खबरें सुनने में आ रही है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई, या यूं कहें कि हर किसी की खबर सुनने को मिल रही है कि उनका ऑक्सीजन लेवल लो था, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, जो ये वाली जो वेव आई है, ये जो लहर आई है डॉक्टर माफ कीजिएगा, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच हमारे एक दर्शक पुनीत हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं पहले, फिर हम चर्चा करते हैं। पुनीत जी, पूछे सवाल क्या आपका?
सर मेरा सवाल ये है कि अभी कहा जाता है कि इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ हमें ये कोरोना के दौर में बचाने के लिए। लाइक लगातार मैं व्यायाम करता हूँ, लगातार मैं ऑफिस से भी बाहर जाता हूँ, बट द फैक्ट इज कि इससे ज्यादा और क्या मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ जिससे मैं श्योर हो जाऊँ कि मुझे कोरोना नहीं होगा। क्या ऐसा श्योरिटी का कोई पैमाना है कि अगर ये करेंगे तो फिक्स है कि मतलब इम्यूनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि अफवाह बहुत होती है इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर, तो कोई श्योर शॉर्ट तरीका जो आप बताएं। अच्छा प्रश्न है। काश मेरे पास में कोई शॉर्ट तरीका होता आपको बताने का जिससे कि कोरोना से हम बच सकते और कोरोना हमें शॉर्ट ये कंफर्म हो जाता कि नहीं हो। ऐसा हाल फिलहाल में कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं या कोई भी विशेषज्ञ ना सिर्फ देश में कि विश्व में ये बता सके कि यदि हम फला चीज करेंगे तो कोरोना होने की संभावना हमें 0 है। ऐसा तो नहीं है, पर यह है कि यदि कोरोना होगा तो हमें छू कर निकल जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एक बैलेंस डाइट हम ले सकते हैं, हम दिन भर में खूब सारा पानी पी सकते हैं। बैलेंस डाइट में हम मतलब फलों का समावेश बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि हम नॉन वेजिटेरियन है तो व्हाइट मीट और पोल्ट्री एग्स वगैरह का समावेश कर सकते हैं, दूध का समावेश कर सकते हैं। इन सब चीजों का हम रेगुलरली यदि हमारी डाइट में समावेश करेंगे, नट्स होते हैं, बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, चना है, इनका समावेश कर सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजों का, होल ग्रेन्स, ये सब यदि हम खाएंगे तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। रही बात दूसरी कि और क्या किया जा सकता है, तो डेफिनेटली यदि हम लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो हमारी जो फेफड़ों की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो यदि कोरोना होता भी है और खुदा ना करे पर यदि हमारे फेफड़ों को वो इन्वॉल्व करता भी है तो भी हमारी बाकी जो फेफड़े हैं जो ये, क्योंकि हमारी कैपेसिटी प्राणायाम करने के बाद में और लगातार फेफड़ों की कसरत करने के बाद में बढ़ गई है, तो यूजुअली हम लोगों के लिए काफी अच्छी चीज रहती है। तो एक तो ये हम करेंगे तो कोरोना हमें छू के निकल जाएगा। एक बहुत बड़ा हथियार है वैक्सीन। यदि हम वैक्सीन लगाएंगे तो जैसा ऐसा अभी देखने में आ रहा है, ऐसा कुछ स्टडीज ने कहा भी है कि यदि हम वैक्सीन लगाते हैं तो जो सीवियरिटी ऑफ डिसीज है, जो रोग की जो गंभीरता है, वो थोड़ी सी कम पाई जा रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम रहें। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वैक्सीन लगाई हो चाहे नहीं लगाई हो, SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये चीज ध्यान रखिए, मास्क आपको पहनना ही पहनना है, 2 मीटर की दूरी बना के रखना है, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करना है या साबुन से धोना है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो हम यदि करेंगे तो हमारी बचने की कोरोना से संभावना सबसे अधिक है। तो ये 3 चीजों को गार्ड बांध लीजिए, रोज सुबह उठ के इस मंत्र का जाप करिए, SMS दिन में 4 बार बोलिए और न केवल जाप करिए बल्कि इसको अपने आचरण में भी उतारिए। तो यदि ये करेंगे तो कोरोना से बचने की संभावना हमारी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर जिस तरीके से हम समय समय पर अपने हाथों को धोते रहेंगे, हम 2 गज की दूरी का पालन करेंगे और मास्क पहनेंगे तो कोरोना से बचने के जो चांसेस हैं वो बेहद बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, आप हमारे साथ जुड़े। इसी बीच हमारे एक और दर्शक कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी में। पूछिए आपका सवाल क्या है। डॉक्टर पीयूष जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो सवाल का जवाब देंगे। पीयूष जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ कुलदीप जी पूछिए, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आज ब्लैक फंगस आजकल बहुत फैल रहा है, तो ये किन पेशेंट्स के लिए ज्यादा, मतलब किन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है? जैसे शुगर पेशेंट्स हैं या फिर जिनको सर्जरी किस टाइप की हुई हो, इस बारे में कुछ बता पाएंगे आप? शुगर पेशेंट्स के लिए ज्यादा हानिकारक है क्या ये ब्लैक फंगस? हाँ जी, जैसे हमने पहले भी इस बात के ऊपर डिस्कशन किया है, शुरुआती इंटरव्यू की इस बात से हुई थी कि जिनमें इम्यूनिटी कम है, चाहे वो शुगर पेशेंट हो, शुगर पेशेंट को क्यों संक्रामकता की या ब्लैक फंगस होने की संभावना अधिक रहती है? क्योंकि उनके अंदर जो एक इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे ही जो जिस भी वजह से इम्यूनिटी कम हो, उन लोगों के अंदर यूजुअली ब्लैक फंगस जो म्यूकरमाइकोसिस है वो देखने में ज्यादा आता है। और वो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो लोग इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन में हैं, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, इस प्रकार के और भी हैं, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हैं, जो अपनी ही शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके गैर मर्यादित या अमर्यादित व्यवहार के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं और जो उनकी दवाइयों पर हैं, उन लोगों के अंदर HIV एड्स के पेशेंट्स हैं, तो उन लोगों के अंदर ये रोग होने की संभावना अधिक रहती है। एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ये रोग होने की संभावना नगण्य है, 0 नहीं है पर नगण्य है। जी कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप जुड़े, आपने अपना सवाल पूछा। रुक करते हैं डॉक्टर पीयूष जोशी का एक बार फिर से। डॉक्टर, सवाल वही जिस तरीके से हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे, ऑक्सीजन को लेकर कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी जो है शरीर में बहुत ज्यादा हो रही है?
देखिए, ये हमें इसलिए ज्यादा सुनने में आया है क्योंकि जो ये वेव है, ये वेव नए स्ट्रेन्स की वजह से हुई है। हम सब ये चीजें देख रहे हैं कि बहुत सारे नए अलग अलग स्ट्रेन्स, नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स जो है कोरोना वायरस के आ गए थे और वो अपना रूप बदलकर कोरोना हमारे ऊपर प्रहार कर रहा था। तो ये देखेंगे कि ये वाला जो स्ट्रेन था ये बहुत ज्यादा संक्रामक था। जी। तो जब ये संक्रामक था तो ये एक से दूसरे व्यक्ति में ज्यादा फैलता था, इसलिए हम देखेंगे कि पिछली वेव में जितने लोग संक्रमित हुए थे उससे करीब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक नंबर्स इस वेव में बढ़े हैं। तो जब 5 गुना नंबर्स बढ़े हैं तो जो कॉम्प्लिकेट होने वाले पेशेंट्स हैं उनकी भी संख्या ज्यादा रहेगी, स्वाभाविक बात है। पर मैं ये मानने से थोड़ा सा इनकार इसलिए करता हूं कि ये जो वेव है ये मतलब इसने ऑक्सीजन की मात्रा लोगों में ज्यादा घटाई है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वेव। ये कारण इसलिए है कि जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो 5 से 7% लोग ही ऐसे हैं जो 100 लोग यदि संक्रमित हो रहे हैं तो 5 से 7% लोग ही ऐसे हैं जिनको की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। कुछ सबसेट्स में 10% मैक्सिमम हम ले लें, बाकी 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन का घर पर ठीक हो रहे हैं। ये जरूर है कि इसमें पल्मोनरी फेज जो है, देखिए इस कोरोना जो बीमारी है इसके 3 फेज होते हैं। पहला फेज है रेप्लिकेटिव फेज, जिसमें वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करके मल्टीप्लाई करता है, अपने आप में गुणा करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनता है। ये फेज है। दूसरा फेज होता है पल्मोनरी फेज। पिछली फेज में अंतर ये था कि जो रेप्लिकेटिव फेज है वो 7 दिन तक चल रही थी, 7 से 10 दिन के बाद रेप्लिकेटिव पल्मोनरी फेज मतलब जिसमें जो कोरोना है वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करके और निमोनिया रोग को उत्पन्न करता था। जी। तो जो पल्मोनरी फेज है वो जल्दी आ रही है इस वेव में। तो 7 दिन तक का इंतजार नहीं हो रहा है। सीटी स्कैन भी यदि हम करते हैं तो 4थे, 5वें, 6ठे दिन हमें सीटी स्कैन के अंदर चेंजेस देखने में आ रहे हैं। तो एक ये जो मैंने मरीज देखे हैं इस वेव में, पिछली वेव में भी देखे थे, इस वेव में भी देखे, तो एक ये मेजर अंतर हमें ये देखने में आ रहा है कि पल्मोनरी फेज जल्दी आ रहा है। और उसके अंदर जो निमोनिया होता है तो डेफिनेटली यदि निमोनिया हुआ है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रवेश द्वार है वो फेफड़े हैं, और फेफड़ों के अंदर यदि मवाद भर गया तो हम ये सोचेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो शरीर में कम ही प्रवेश करेगी। बिल्कुल 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 डॉक्टर, ऑक्सीजन की मात्रा कुछ इस तरीके से जो है शरीर में कम हो रही है इस वजह से दूसरे वेव में। तो इसी बीच हमारे दर्शक सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी में। पूछिए, आपका सवाल क्या है कोरोना से जुड़ा हुआ। डॉक्टर पीयूष जोशी जी जुड़े हैं हमारे साथ। मैं जोशी जी से ये जानना चाहता हूँ, जैसे जो अपनी वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन सर कितनी कारगर है? तो डबल दूसरे डोज लगने के बाद कितने हफ्ते तक अपनी बॉडी बन जाएगी, उसके विषय में सर बात करना चाहता था। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन कितनी कारगर है, तो सब अलग अलग ट्रायल्स हुए हैं। हमारे पास पता करने का तरीका है कि भाई जो वैक्सीन की स्टडी हुई उसके हिसाब से हमें पता पड़ता है। ये जो वैक्सीन है ये 70 से लेकर 90% तक कारगर है। अलग अलग कंपनीज की वैक्सीन अलग अलग हिसाब से कारगर है। और 70 से 90% तक कारगर का मतलब क्या है, यदि 100 लोगों को वैक्सीन लगाए तो उसमें 70 लोगों से लेकर 90 लोगों के बीच में एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी बनने का जो शुरुआत है वो फर्स्ट डोज के बाद हो जाता है। यूजुअली 14 से मतलब 2 से 3 हफ्ते के अंदर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बनना शुरू हो जाता है। तो फिर दूसरा डोज लगाने की क्या जरूरत है? दूसरा डोज बूस्टर डोज रहता है कि किसी कारणवश यदि हमारे अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी है तो दूसरा डोज लगाने के बाद में एंटीबॉडी जनरेशन जो है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो एक बात तो ये है। पर क्या वैक्सीन इतनी कारगर है कि यदि हमने दोनों डोज लगा लिया तो उसके बाद हमें इन्फेक्शन ही नहीं होगा? अभी जो सेकंड वेव है उसमें देखने में आ रहा है कि यदि वैक्सीन लगा लिया है तो कोरोना हमें नहीं होगा, ऐसा नहीं देखने में आ रहा है। कोरोना हमें फिर भी हो सकता है वैक्सीन के बाद भी। पर एक चीज जरूर देखने में आ रही है कि यदि वैक्सीन हमने लगा लिया है तो उसके बाद में कोरोना से होने वाली जो गंभीरता है वो कम हो रही है। इसका कोई एग्जैक्ट डेटा अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, पर ये यूजुअली देखने में आ रहा है मरीजों के अंदर कि जिन लोगों को वैक्सीन मिल चुका है उन लोगों के अंदर जो रोग है उसकी गंभीरता थोड़ी सी कम है। तो जो एफिकेसी की बात है तो 70 से 90% लोगों के अंदर एंटीबॉडी रिस्पांस जनरेट होता है वैक्सीन के द्वारा, 100 के 100% में नहीं होता है। इसलिए सरकार भी बार बार बोल रही है, हम भी बार बार बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद में भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये तीनों चीजों को गांठ बांध ही लेना चाहिए कि लगातार इनका प्रयोग करना चाहिए, चाहे वैक्सीन ली हो चाहे नहीं ली हो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वैक्सीन को लेकर इस तरह के तमाम भ्रम फैल रही हैं उसे हमें दूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप जुड़े, आपने सवाल पूछा। इसी बीच हमारे दर्शक अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी पर। पूछिए, सवाल क्या है आपका? हेलो हेलो जी अभिषेक जी, पूछिए, सवाल क्या है आपका? अब एक्चुअली क्या है, छोटे भाई की इपिलेक्सी की मेडिसिन चल रही है काफी साल से, तो वैक्सीनेशन में उसको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी?
जी नहीं, बिल्कुल भी एपिलेप्सी की मेडिसिन के साथ में आप वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बिल्कुल हम ले सकते हैं। एपिलेप्सी की मेडिसिन और वैक्सीन का आपस में कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो बिल्कुल आप उन्हें दिलवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आप जुड़े, आपने अपना सवाल किया। डॉक्टर जी का रुख फिर से करते हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से बात वैक्सीन की उठ गई है तो वैक्सीन को लेकर करते हैं। दर्शक भी वैक्सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कुछ लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति भी लगातार पैदा हो रखी है। तो डॉक्टर, आपसे यहाँ पर इस बारे में भी जान लेते हैं, एक सवाल जो लगातार तमाम लोगों के मन में चल रहा है और आप तक भी कई बार ये सवाल पहुंचा होगा कि लोगों का अक्सर ये कहना है कि जिन्हें कोई बीमारी है या वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसे में वो वैक्सीन ले या ना ले। देखिए, वैक्सीन का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि हम गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, आप देखेंगे कि सरकार ने फेजिंग किया है। फेजिंग कैसे किया है कि जो सबसे पहले जो बुजुर्ग लोग थे 60 से ऊपर के, है ना, उनके लिए वैक्सीन ओपन किया, फिर 45 से 60 के लिए ओपन किया, फिर 45 से 60 में पहले किन के लिए ओपन किया, जिनको कोई गंभीर बीमारी थी। जी। कारण क्या है कि भाई गंभीर बीमारी यदि है और यदि आपको कोरोना होता है तो आप में एक मृत्यु की संभावना उन व्यक्तियों में जिनमें ऑलरेडी गंभीर बीमारी है अधिक रहती है। इसलिए वैक्सीन जो है वो सेफ रहती है और वो एक एंटीबॉडी रिस्पांस देती है, ताकि कोरोना हो तो हमें गंभीर बीमारी कम, मतलब यदि कोरोना जो यदि होता भी है तो उतना गंभीर ना हो। तो गंभीर बीमारी यदि हमें है तो हमें तो और ज्यादा जल्दी वैक्सीन के लिए जाना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए, ताकि यदि कोरोना हमें होता है तो वो उतनी गंभीरता का ना हो। तो ये यदि भ्रम हमारे मन में है कि यदि मुझे कोई गंभीर बीमारी है, हार्ट की बीमारी है या पुराना कोई लकवा हो चुका है या और कोई बीमारी है तो मुझे वैक्सीन नहीं लेना है, नहीं, बिल्कुल वैक्सीन लेना ही चाहिए। गंभीर बीमारी है तो बिल्कुल लेनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल गंभीर बीमारी है तो हमें जो वैक्सीन है वो अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन हमारी रक्षा करती है। तो इसी बीच हमारे दर्शक डॉक्टर पंकज कुमार मालवीय जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी पर। पूछिए आपका सवाल क्या जानना चाहते हैं आप, कोरोना से जुड़ा सवाल। ये जानना चाह रहा था कि जैसे डी डाइमर जनरली को है, तो ये शुगर लेवल और डी डाइमर ट्रीटमेंट से सही होगा या स्लो घर पे ही सही हो जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। डी डाइमर बढ़ता है, डी डाइमर क्या है? सबसे पहले तो ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आप क्योंकि शायद जानकार हैं, डॉक्टर साहब हैं, इसलिए आपने शायद ये प्रश्न पूछा है। तो डी डाइमर ये एक ऐसा ब्लड पैरामीटर है जो यूजुअली, जैसा हमने कई बार देखा भी है और हमने चर्चा में भी सुना है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्लॉटिंग की समस्या आती है। तो जो क्लॉट फॉर्मेशंस हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। तो ये ब्लड क्लॉट्स कहाँ बनते हैं? ब्लड क्लॉट्स बनते हैं जो फेफड़ों की जो खून की नलियां हैं उनके अंदर बन जाते हैं। और जब उनके अंदर बन तो डी डाइमर जो है वो एक उसका परिमाण है मापने का कि यदि डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि शरीर के अंदर क्लॉटिंग संबंधी समस्याएं आ रही हैं। ये डेफिनेटली इसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, ये घर पे ठीक करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एंटीकोएगुलेशन मतलब खून को पतला करने वाली दवाइयां इस स्थिति में दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, कुछ गोलियां हैं, कुछ पुराने ओल्डर एंटीकोएगुलेंट्स हैं, कुछ न्यूअर ओरल एंटीकोएगुलेंट्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दवाइयां देना चाहिए। और लगातार यदि डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो मतलब क्लॉटिंग संबंधी समस्या है और खून पतला करने की दवाई लेने की हमें आवश्यकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल डॉक्टर, बात ये है। और शुगर का इन्होंने एक और पूछा कि भाई शुगर भी बढ़ जाती है। तो शुगर जो है वो दो तरीके से बढ़ सकती है। एक तो ये भी देखने में आया कि कोरोना बीमारी अपने आप में जो हमारे आइलेट सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं शरीर के अंदर, उनको भी रीसेट कर रही है, उनको भी थोड़ा सा डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से जो शुगर लेवल से वो बढ़ रहे हैं। दूसरा, स्टेरॉइड्स जो हम यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स का जो इस्तेमाल इस बीमारी में हो रहा है उससे भी शुगर काफी बढ़ता है। बिल्कुल 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 डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पंकज, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना सवाल पूछा। तो वहीं डॉक्टर पीयूष जोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को दिया। इसी के साथ हम भी इंडिया न्यूज के दर्शकों से अपील करते हैं कि वो कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि दूसरी लहर जो है वो बहुत घातक है और तीसरी लहर को आप और हम ही मिलकर रोक सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।